नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नीचे ईडी का केस। ईडी की अदालत एक बेल ग्रांट कर देती है और बेल ग्रांट करने के बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में मेंशन किया जाता है और कहा जाता है कि साहब ये ईडी का केस है, बहुत सेंसिटिव केस है। और नीचे की अदालत में कई एक जजेस ने अपने आप को रेक्यू किया था और उसके बाद ये नए जज साहब ने बेल ग्रांट कर दी। ये बेल कैंसिल होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे 2 लाइन का स्टे दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट चला आया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में पूछा कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है उस स्टे का आधार क्या है। नीचे वाली अदालत, हम सबको याद ही होगा कि ईडी के केसेस की सुनवाई, हम सब जान ही रहे हैं कि केसेस ईडी के कितने ज़्यादा चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उसमें फंसे हुए हैं, मनीष सिसोदिया उसमें फंसे हुए हैं, देश के बड़े गणमान्य लोग। क्योंकि जो सबसे बड़ा क्राइम भारत की समस्या है वो है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम से मतलब क्या है? वाइट कॉलर क्राइम से मतलब ये है कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग करना या वो धन ऐसे चुराना जिससे पता भी ना लगे और वो साहब बने भी रहें। ये वाइट कॉलर क्राइम या तो ब्यूरोक्रेट करता है और या फिर ये वाइट कॉलर क्राइम पॉलिटिशियन करते हैं। और लोगों को वो अपना भोकाल दिखाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं। और ये व्हाइट कॉलर क्राइम का जो इफेक्ट है वो पूरे देश पर पड़ता है क्योंकि वो सरकारी पैसा होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में यानी कि पीएमएलए के कानून में इस तरह के टीथ नहीं थे, इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मोदी जी की पहली 5 साल की सरकार बनी तब आपने ईडी के केसेस नहीं सुने होंगे, सीबीआई तो सुनी थी। लेकिन 2019 में केंद्र की सरकार ने इसमें पीएमएलए में संशोधन कर दिया और पीएमएलए में संशोधन करके ईडी को बहुत पावर दे दी। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ। चैलेंज होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, ये तो व्हाइट कॉलर क्राइम है, इनको तो पकड़ना अति आवश्यक है। क्योंकि सरकार और सिस्टम, इन दोनों के ऊपर आरोप ही ये लगता है कि ये जो है वो इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। ये इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। ये बातें सबको मालूम है, सब बोलते हैं। लेकिन जब ईडी को पावर मिल गई व्हाइट कॉलर क्राइम को मैनेज करने की या उसको पकड़ने की, तो पता लगा एक आदमी एक नीली कार लेकर चलता है और वो नीली कार लेकर चलने के बाद वो तो शीश महल बनवाता, चलिए वो भी मान लें सरकारी। फिर वो बड़े स्तर पर देश में चुनाव लड़ने जाता है। आप सोचिए, एक कैंडिडेट जिसका टिकट हो जाता है किसी पार्टी से, उसका चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता है। वो कहाँ से कैसे पैसे एडजस्ट करता है, पैसे कहाँ से व्यवस्था करता है, ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जब हम वो पार्टी एकदम पार्टी बनाकर उतर कर आता है, बड़े स्तर पर उतर कर आता है, तो पता लगता है कि नहीं साहब, इसमें पैसा कहाँ से इतना सारा आ गया है। जो पार्टी बनाकर प्रदेशों में चुनाव लड़ रहा है, जो देश के कोने कोने में चुनाव लड़ रहा है, जो तमाम तरह के चुनाव के व्यवस्थाओं में जा रहा है और इतना पैसा खर्च कर रहा है, इस क्राइम को ही व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। आखिर आपको बताना तो पड़ेगा पैसा कहाँ से लाए। भाई, जो किसी ने चंदा दिया है, किसी ने आपको लोन दिया है, आपने बैंक से लिया है, आपने अपनी संपत्ति बेची है, लोगों ने संपत्ति बेची। कुल मिलाकर चुनाव की जो कंडीशंस हैं उसमें अगर पार्टी खर्च कर रही है तो वो ये तो बताएगी कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से ही पैदा किया है, लेकिन कहीं से तो लेकर आई है, ये तो बताएगी कहां से लेकर आई। और पार्टी अगर ये कहती है कि नहीं साहब, आपने तो पैसा पकड़ा ही नहीं, पैसा तो खर्च हो गया। सिगरेट तो हम पीते हैं, लेकिन सिगरेट पीकर धुआं उड़ गया, अब बताओ सिगरेट पीता हूं कि नहीं पीता हूं? वो तो धुआं उड़ गया, धुआं धुआं हो गया। तो अगर सिगरेट पीकर धुआं उड़ गया तो मुंह में बास कहीं ना कहीं रह जाएगी और उससे पकड़ में आएगा। दारू पी गया, कंज्यूम कर गया, तो भी फूंक मारकर पता लग जाएगा कि अल्कोहल अंदर है कि नहीं। वैसे ही क्राइम का मामला रहता है कि अगर कुछ भी कर दिया तो भी क्राइम तो पकड़ में आ ही जाएगा। ऐसा ही एक मामला जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पीछे हम लोगों ने बहुत चर्चा की, वो विषय था और आम आदमी पार्टी ने खूब चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि साहब, नीचे एक रूटीन की वेकेशनल बेंच की जज बैठ गई लोअर में और उन्होंने ईडी को सुना, आधा सुना, नहीं सुना, पेपर चेक नहीं करे, बोले पेपर चेक करने का टाइम नहीं और हम बेल देने जा रहे हैं, और बेल ग्रांट कर दी। और हम सब जानते हैं, वकीलों की प्रोफेशन में तो जानते हैं, बेल इज ए खेल।
बेल खेल भी हो सकता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार उस पर कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे बांध दिया जाए, उसको कैसे रेस्ट्रिक्टेड किया जाए, लेकिन बेल फिर भी खेल होता है। तो लोअर कोर्ट क्या करते हैं, बेल खेल के चक्कर में चलाते रहते हैं। लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस था अरविंद केजरीवाल का, और ईडी का केस था। ये देश के सबसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। वो हो गया, हाई कोर्ट चला गया, मेंशनिंग कर दी, स्टे कर दिया, अब चिल्लाना शुरू कर दिया साहब कि वो सबसे अच्छी जज तो लोअर की थी, हाई कोर्ट की तो ये हो गया, हाई कोर्ट ने तो वो कर दिया और इनके कहने पे कर दिया। ये हंगामा देश में मचा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई ये सामान्यता तो ऐसा नहीं होता कि स्टे कर दे, फिर भी हाई कोर्ट का ऑर्डर आए बगैर हम इस पर कोई स्टेप नहीं लेंगे। और बाकी ईडी का जो केस बचा है वो सुप्रीम कोर्ट हियरिंग उसकी करी चुकी है, अब उस पर डिसीजन भी आने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया ईडी के मामले में, और ईडी के मामले में मतलब अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की ईडी के मामले में डिसीजन आ गया, बेल भी ग्रांट हो गई, लेकिन सीबीआई पहले से उनको चापे बैठी थी तो अभी सीबीआई वाले चक्कर में हो गए, यानी कि बेल भी ग्रांट हो गई और छूटे भी नहीं। उसी तरह का ये मामला है जिसको आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। मामला क्या है, ईडी का एक हाई प्रोफाइल केस, और वो हाई प्रोफाइल केस है परविंदर सिंह खुराना, ईडी का बड़ा नेटवर्क। परविंदर सिंह खुराना को पकड़ा गया ईडी के द्वारा, परविंदर सिंह खुराना को ईडी एक्यूज्ड को ईडी के द्वारा पकड़ा गया, मुकदमा चलाया गया। नीचे जो ईडी की रेगुलर कोर्ट है उसने बेल ग्रांट कर दी। देखिए अरविंद केजरीवाल वाले में और इसमें फर्क है, क्योंकि लोग अभी आम आदमी पार्टी इसको उनको दोनों को पैरिटी बनाना शुरू कर देगी। देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो जो ऑर्डर था वो वेकेशनल बेंच का था, रेगुलर बेंच का नहीं था। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सामान्यता हमारे यहाँ वेकेशनल बेंच दूसरे कोर्ट के केसेस पर इस तरह के ऑर्डर करता नहीं है जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो जाए, तो रिमांड डिमांड के लिए रखते हैं। लेकिन भाई नीचे की कोर्ट ने कर दिया और पूरी सुनवाई भी नहीं करी, पूरे डॉक्यूमेंट भी नहीं देखे। ये वाला जो मामला है परविंदर खुराना का, ये मामला तो नीचे लोअर की रेगुलर कोर्ट ने किया। रेगुलर कोर्ट ने एक डिटेल्ड ऑर्डर लिखा होगा कि भाई क्यों वो कर रहे हैं, उससे पहले कई एक बेंचें रेक्यू कर गई थी, यानी कि वो केस को छोड़ गई थी। हो सकता है परविंदर खुराना का कोई संपर्क रहा हो, या उनको कुछ पता हो, या कुछ अनलीगल प्रेशर बनाया जा रहा हो, या कुछ और हो रहा हो, पीछे से कुछ ना कुछ बैकग्राउंड पर चल रहा होगा, जिसकी वजह से रेक्यू कर गई। ये जो नई कोर्ट बैठी उसने बेल ग्रांट कर दी, ऑर्डर कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई ईडी। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहा कि नीचे वाली कोर्ट ने बिना दिमाग लगाए ऑर्डर कर दिया, ये बहुत सेंसिटिव केस है, ये बंदा देश से बाहर भाग जाएगा, और ये विदेशी यात्राओं, ये विदेशों से आता है, ये वो आरोप लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लाइन का ऑर्डर लिख दिया कि नीचे वाले ऑर्डर को हम स्टे कर देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट चला आया। 11 जुलाई को मामला सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच, ऑनरेबल जस्टिस अभय ओका और ऑनरेबल जस्टिस एजी मसीह, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, इन दो की अदालत में पड़ा। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि भाई क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या सिग्नल देना चाहते हो दुनिया को कि आपने एक लाइन में ऑर्डर कर दिया। ऐसे कभी ऑर्डर होते हैं क्या? स्टे ऑर्डर भी लिखा जाएगा तो उसके कुछ कारण तो बताओगे कि हमने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या देखा। हालांकि वो उसकी सुनवाई हो गई, सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में आ गए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा साहब एक बात देख लीजिए कि ये भागने की बहुत आशंकाएं हैं, भाग जाएगा, और ये फिर हमारे हाथ से एक बार निकल गया तो फिर हमारा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बताइए क्या एनआईए एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही थी, क्या टेररिस्ट है वो, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है? आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है क्या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ईडी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एंटी नेशनल नहीं है? तो क्या एंटी नेशनल में है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई इसकी बेल को रोकने का क्या मतलब होता है? ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ईडी के वकील ने दलील दी। उन्होंने कहा साहब नीचे वाली अदालत ने कई एक जजेस रेक्यू कर गए थे, और उसके बाद जो ये जज बैठे इन्होंने उस पर बेल ग्रांट कर दी, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं और ये बहुत दुर्दांत अपराधी है, ये निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ करेगा, इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश करते हुए कहा कि सामान्यता नॉर्मली बेल ऑर्डर शुड नॉट बी स्टेट, सामान्यता नीचे की अदालत के बेल ऑर्डर नहीं होने, स्टे नहीं होने चाहिए। बेल जो है वो राइट है और जेल एक्सेप्शन है, जबकि ईडी के मामले में ये फार्मूला नहीं लगता।
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कोर्ट के दिमाग में ये बात रही होगी। स्टे ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि जब नीचे वाली अदालत बेल ग्रांट कर दे, जिसकी अदालत में मुकदमा चल रहा हो, तो फिर ऐसी पोजीशन में बड़ा जो जो बेल ग्रांट करने का चक्कर है वो थोड़ा दूसरे तरह से डील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ एडवर्स टिप्पणी करते हुए कहा कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को, भारत में किस तरह की कानून व्यवस्था या किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, और नीचे वाली अदालत के ऑर्डर को फिर से, जो रेगुलर कोर्ट थी, जो ट्रायल कोर्ट थी, उसके आदेश को बहाल कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे के आदेश को वैकेंट कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।